प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन बच्चा आ चुका है कक्षा के अंदर। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन बाबा 360 पर। आधुनिक भारत का इतिहास हमारा चल रहा था, जिसके अंदर 10 लेक्चर हमारे हो चुके थे और कुछ ही लेक्चर बचे हैं। उसके बाद हमारा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। 6 सेक्शन के अंदर हमने बांटा था, जिनमें से 4 सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके आधुनिक भारत के इतिहास के। आज 5वां सेक्शन हमें करना है और एक बचेगा छठा। तो लगभग 4 से 5 वीडियो लगेंगे आई थिंक। उसके अंदर आपका आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा 5वां सेक्शन जो है, उस 5वें सेक्शन का नाम मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कांग्रेस काल। ठीक है, कांग्रेस का जो टाइम था, कांग्रेस काल का मतलब क्या? देखो इसको अलग से क्यों लिखा। चौथा सेक्शन मैंने आपको बताया था कि वायसराय जो बनकर भारत के अंदर आए थे, उनके शासन के अंदर घटित होने वाली घटनाएं हमें पढ़नी है। तो वायसराय तो अभी भी आते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस काल क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो हैपनिंग थी वो कांग्रेस का उदय थी अंग्रेजों के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो एक इस प्रकार से होता है कि आप मान के चलो कि कोई व्यक्ति है और वो शक्तिशाली है आपसे बहुत ज़्यादा। आपको उस व्यक्ति से कुछ पैसे लेने हैं जो कि आपके हैं और उसने उधार ले रखे थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आप उससे लड़ नहीं सकते। ठीक है, आप उससे क्या कहोगे? 2 बात उसकी बड़ाई करके, 2 उसके घर वालों की बड़ाई करके, और एकदम से बोल दोगे अरे भाई वो 10 रुपये दे देते तो हो जाता है यार काम। वो तो आपको दे भी देगा हो सकता है। वही काम कांग्रेस ने किया था भारत की स्वतंत्रता के लिए या भारतीयों के अच्छे के लिए। जितनी भी मांगे थी वो सारी मनवाने के लिए। ठीक है, तो कांग्रेस ने जितनी भी आपके अपनी मांग मनवाई थी, तो अंग्रेजों ने आंख भी दिखाई, लेकिन फिर भी उन सब को मैनेज करके इन्होंने अपनी मांगों से ना तो पीछे हटे और ना ही अंग्रेजों से डरे और अपनी मांगे रखते भी गए। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस काल का मतलब है कि कांग्रेस का जब उदय हुआ तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। कांग्रेस का उदय जिस समय पे हुआ, उस समय पे भी जो वायसराय आए थे उन्हीं के द्वारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो वायसराय थे इस समय पे, कुछ वायसराय हम पढ़ चुके थे। आगे देखिए, जो वायसराय आए, लॉर्ड डफरिन वायसराय बन करके आए और कब से कब तक रहेंगे? 1884 से 1888, 1884 से 1888 तक ये वायसराय रहे थे। इनके शासनकाल के अंदर अब घटित होने वाली घटनाओं को हम पढ़ते हैं कौन कौन सी घटित हुई थी। तो बेटा सबसे पहली घटना देखो 1885 के अंदर जो हुई थी, जो आपको याद रखनी है, 1885 के अंदर। तो यहाँ पे हुआ था बर्मा जो कंट्री है हमारा, इसके साथ थर्ड बर्मा युद्ध, थर्ड बर्मीज वॉर, तीसरा बर्मा युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद बर्मा जो है उसका विलय हो गया था किसके अंदर? भारत के अंदर। बर्मा युद्ध किस किस के साथ होता? बर्मा के राजा और भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उनके बीच हुआ था। और उसके अंदर परिणाम क्या निकला? ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई और बर्मा को पूरी तरह से भारत के अंदर मिला लिया गया था 1885 के अंदर। ठीक है, तो 1885 के अंदर इसको मिला लिया गया था बर्मा को। सेकंड, अगली जो घटना घटित हुई थी 1885 के अंदर, और बेटा जिसने पूरे इतिहास ही बदल के रख दिया भारत का, पूरा नहीं तो ये मान के चलो कि 50% योगदान तो था ही इनका इनिशियल फेज पे भी। 1885 में लॉर्ड डफरिन जो था, इसने क्या प्लान किया? देखिए इनके डफरिन के टाइम से पहले भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हो रही थी कि जिनके अंदर हमारे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो ऐसी ऐसी चीज़ों का अंजाम देते थे कि अंग्रेज उसके ऊपर लगाम भी नहीं लगा पाते थे। यानी कि कुछ ऐसी गुप्त रूप से घटनाएं घटित होती थी कि अंग्रेज को तब पता लगता था जब वो घटित हो चुकी होती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, डफरिन ने क्या किया कि भाई ऐसी जो घटनाएं होती हैं जो कि भारतीय लोग करते हैं अंग्रेजों के साथ, उन सब का, अब ऐसी घटनाओं का मतलब छोटी मोटी चोरी या चकारी की नहीं है,
वो ऐसी घटना है जो कि क्रांतिकारी करते थे भारतीय लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए। तो डफरिन ने क्या सोचा कि उन सब का हमें पता लगे, इसके लिए कुछ ना कुछ उपचार करना होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, 1885 में एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे आयरलैंड के आईसीएस थे, जिसका नाम आपने सुना होगा, बोले तो A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम रिटायर्ड आईसीएस ऑफ आयरलैंड, उनको बुलाया और बुला के उनसे कहा कि भाई आप भारत की तरफ से एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था बनाओ, भारत की तरफ से आप एक राष्ट्रीय संस्था बनाओ, ताकि उस संस्था के ऊपर भारत के जितने भी प्रमुख क्रांतिकारी हैं वो अपने विचारों का आदान प्रदान करें और वहाँ से उनके विचारों को हमें पहले ही पता लग जाए, ताकि वो अगर कोई ऐसी हैपनिंग, कोई घटना उनकी तरफ से घटित हो तो पहले ही हम उसका प्रबंध कर लें। यानी कि एक प्रकार से जो राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए अंग्रेजों ने परमिशन दिया था, डफरिन ने A.O. ह्यूम को कहा था, वो इसी पर्पज से कहा था कि भारतीय नेताओं के क्रांतिकारिक विचारों को जाना जा सके। तो A.O. ह्यूम को कहा एक संस्था बनाने के लिए, और इन्होंने क्या किया, किसका गठन किया, कांग्रेस का। तो इन्होंने एक राष्ट्रीय संगठन बनाया, कांग्रेस, दैट्स इट। अब आपका हो गया सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, सर वो कांग्रेस नहीं था। मुझे पता है कि आपके अंदर ये विचार उफन रहा होगा बिल्कुल आपके मुख से, लेकिन आप मजबूर हैं कि आप कैमरे में से निकल के मुझे नहीं बोल सकते। तो बेटा देखो मैं बताता हूँ इसका रीज़न भी क्या था कि क्यों नहीं लिखा मैंने। सबसे पहले तो तुम कांग्रेस शब्द जो लिखा है उसी को देखो। तो A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना कर दी, एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। और ये कांग्रेस जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया अमेरिका से। अमेरिका की पार्लियामेंट जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है, तो वहीं से ये कांग्रेस शब्द उठाया गया था। अब ये कांग्रेस जो था ये भारत की राष्ट्रीय पार्टी, एक राष्ट्रीय संगठन बना था भारत के अंदर। और A.O. ह्यूम ने आपको बता ही दिया इतना तो कि आयरलैंड के सिविल सर्वेंट थे। और ये जो थे, एक और बात इनके बारे में कही जाती है जो पूछा जा सकता है कि बर्ड्स लवर थे, पक्षी प्रेमी थे ये, ठीक है, पक्षियों से प्यार करते थे। चलिए, तो कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया। अब कांग्रेस जो शब्द है इसके साथ मैंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय, ये शब्द जोड़ा गया बाद में। ये कांग्रेस जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया था। ये कब बना था, ये बना था 1892 में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 1892 में इसके साथ भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। इनिशियली कांग्रेस नाम से ही स्थापना हुई, तो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी अब आगे जहाँ भी हम कांग्रेस लिखेंगे तो इसकी जगह पे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस शब्द का प्रयोग हम करेंगे। तो आप उसके अंदर कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए दोबारा यहीं पे आते हैं, इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हमें जाननी है जो हमारे एग्जाम के अंदर हमसे पूछी जा सकती हैं। तो बेटा जैसा कि हमने बताया कि इनका उद्देश्य क्या था, भारतीयों के विचार जानना। और ये बात बाद में कही भी गई, किसने कही ये बात, तो लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने ऐसा कहा था कि कांग्रेस का जो गठन किया गया है उसका उद्देश्य क्या है, भारतीय नेताओं के विचार जानना उसका उद्देश्य है, ये ऐसा इन्होंने कहा था। चलिए, इसके बाद एग्जाम एक और बात आपसे कांग्रेस के बारे में या राष्ट्रीय संगठन के बारे में पूछ सकता है। वो आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई राष्ट्रीय संगठन बना भारत का पहला कांग्रेस नाम से, इससे पहले ये जो राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास था वो सबसे पहले किसने किया, राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास सबसे पहले किसने किया, तो आप याद रखें वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ये प्रयास किया था कि कोई राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए भारत के अंदर, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं आगे। अब जो 4 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, 4 अधिवेशन जो हुए थे, अब उनके बारे में हम थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो कांग्रेस के ही अधिवेशन देखेंगे। और ये जो स्थापना हुई थी, स्टेबलाइजमेंट हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, ये बॉम्बे के अंदर हुई थी, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको रेज कर देते हैं एक बार, उसके बाद ही अगर हम लिखेंगे। चलिए, कांग्रेस के बारे में
4 मुख्य बातें बताऊंगा, यानी कि पहले 4 अधिवेशन के बारे में बताऊंगा, जो क्योंकि एग्जाम के अंदर है ना, पहले चारों के चारों अधिवेशन से एक विशिष्ट क्वेश्चन बनता है, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो बट एक चीज बता देता हूं, जैसे कि लाला लाजपत राय का जिक्र यहाँ पे हुआ है, पीछे राजा राम मोहन राय का जिक्र हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक एक करके इनकी जीवन परिचय के ऊपर आपको आधे घंटे या 1 घंटे का लेक्चर दूंगा। ठीक है, क्योंकि बेटा वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आप एसएससी रेलवे या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट एग्जाम के लिए, तो वो आपका काम नहीं कि इनके जीवन परिचय पे आप 1 घंटे का लेक्चर सुनोगे और कोई बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, फिर भी आपका मन करे नहीं सर हमें तो सुनना है, जिद है अगर आपकी, तो बेटा राज्यसभा टीवी नाम से एक न्यूज़ चैनल भी है, उसका यूट्यूब चैनल है राज्यसभा टीवी नाम से, वहाँ पे जाके किसी भी क्रांतिकारी, किसी भी भारतीय नेता का अगर आपको जीवन परिचय से जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी आपको 1-1 घंटे के लेक्चर मिलेंगे। वहाँ पे किसी टीचर के नहीं है, जैसे न्यूज़ होती है ना वैसे न्यूज़ टाइप में आपको बना के मिलेंगे, बड़े बेनिफिशियल हैं, लेकिन वो हेल्पफुल होते हैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम जो बच्चा करना चाहता है। लेकिन पीसीएस का प्री एग्जाम के लिए बेटा जो कंटेंट यहाँ पे आप कर रहे हो ना, उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। हाँ, सेल्फ स्टडी अपने एनसीईआरटी करते रहो, ताकि आपको भी ये ज्ञान होता रहे कि आप कितने पानी के अंदर हो, कितने बाहर हो। चलो दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 4 सेशन हुए थे जो इनिशियल वाले, वो हमें पढ़ेंगे। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, कांग्रेस का। 1886 में दूसरा, हर साल एक अधिवेशन होता था, हर साल इकट्ठे होके विचार विमर्श किया जाता था। उसके बाद 1887 और लास्ट वाला 1888। ये इस प्रकार से अधिवेशन हम पढ़ेंगे। 1885 का जो अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके सबसे पहले वाले में WC बनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी, ये इसके अध्यक्ष थे। 1886 वाले के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। 1887 वाले के कौन थे? इसके थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 वाले के जॉर्ज यूले। ये कहाँ पे हुआ था पहले वाला अधिवेशन? तो जहाँ पे स्थापना हुई थी वहीं पे बॉम्बे के अंदर। वैसे ये होना कहाँ पे था? 1885 वाला जो है ना, ये पुणे के अंदर होना था, लेकिन हुआ कहाँ पे? बॉम्बे के अंदर। और कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। ठीक है, यहाँ पे ये आपका पहला अधिवेशन हुआ था। होना कहाँ पे था? पुणे के अंदर। सेकंड वाला कहाँ पे हुआ? ये हुआ कलकत्ता के अंदर। ठीक है, और तीसरे वाला कहाँ हुआ? मद्रास के अंदर। और ये वाला कहाँ पे हुआ? ये हुआ था आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर। अब चारों अधिवेशन जो पहले हुए थे कांग्रेस के, वैसे तो हम देखो समय समय पर अधिवेशन जिनके अंदर मुख्य घटनाएं घटित हुई थी वो हम पढ़ते रहेंगे कि कब कौन सा वंदे मातरम किस में गाया गया, जनगणमन किस में गाया गया, वो टाइम के साथ हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन ये 4 ऐसे, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। एग्जाम में पूछेगा कि पहला जो अधिवेशन था उसके अंदर कितने सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई? तो 72 थे, ये चीज़ याद रखना। अब इसकी स्थापना जिसने की थी वो इस जो अधिवेशन था इसके महासचिव थे। वो महासचिव कौन थे अगर आपसे पूछे तो किसने स्थापना की थी? A.O. ह्यूम ने। तो A.O. ह्यूम क्या थे? इसके महासचिव थे यहाँ पे। चलिए, इसके अलावा जो आपने अभी सीखा है उसमें से क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष रहे? दूसरे। एग्जाम में पूछेगा कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष रहा? कौन सा था? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कौन सा अधिवेशन था? तीसरा। या आपसे पूछेंगे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर अंग्रेज अध्यक्ष रहे? जॉर्ज यूले रहे थे। किसमें? चौथे अधिवेशन के अंदर, जो कि कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के अंदर। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अगर क्लियर होता है
तो बेटा जल्दी से कमेंट करके यस नो में जवाब दे दिया करो। अगर हो गया तो सर हाँ हो गया, नहीं होता तो बोल दिया करो सर नहीं हुआ, ठीक है। तो क्योंकि कमेंट में बाद में देखता हूँ, जो भी कक्षाएं मैं डालता हूँ आपके सामने, तो आप जो कमेंट करोगे ना तो बाद में मैं उसको देखूंगा भी और उसका जवाब भी दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर ही, ठीक है। चलिए, तो ये घटनाएं आपकी घटित हुई थी किन के टाइम पे? डफरिन के टाइम पे। चलिए, डफरिन के बाद अगले जो वायसराय आए जिनको हम बोलेंगे लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन ये कब से कब तक रहे? 1888 से 1894, 1888 टू 1894। इनके टाइम पे जो हमें पढ़ना है वो इंसिडेंट 1893 में क्या हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। कौन सा? फर्स्ट वाला, पहला विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? कंप्लीट शिकागो के अंदर हुआ था। और इस विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर भारत की तरफ से किन्होंने भाग लिया था? यू नो वेरी वेल, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने भारत की तरफ से इसमें भाषण दिया था। और जो आपने सुना होगा कि 122 घंटे का जो भाषण था, जो वेद और वेदांत वगैरह के ऊपर दिया था, वो इसी के अंदर दिया था, ठीक है। जिसके बाद ये विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। और विश्व के अंदर जितने भी धार्मिक ज्ञाता थे वो सब के सब ने बड़े ही इंटरेस्ट के साथ, जो कि कुछ घंटे के लिए डिसाइड हुआ था, सब ने मांग की कि इन्हीं का भाषण चलता रहे। और लगातार 122 घंटे तक इन्हीं का उन्होंने भाषण सुनते रहे थे। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बातें देखें तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 के अंदर। और इनका जन्म जो 12 जनवरी का है उसको युवा दिवस के रूप में हमारे मनाया जाता है, ठीक है, युवा दिवस। और विवेकानंद जो थे, इनका वास्तविक नाम यही नहीं था, इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और इनको जो विवेकानंद की उपाधि दी थी, ये किसने दी थी? ये दी थी महाराज अजीत सिंह ने। अजीत सिंह कौन थे? अजीत सिंह थे खेतड़ी के राजा, ठीक है। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जो थे, उन्होंने इनको विवेकानंद की उपाधि दी थी। ये चीज़ भी आप साथ में याद रखेंगे। अब स्वामी विवेकानंद जो हैं, इन्होंने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कहाँ पे की थी? कलकत्ता के अंदर, ठीक है। तो 1896 में कलकत्ता के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। तो मृत्यु हुई थी 1902 में। आपको बता देता हूँ, शायद नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, 1902 में उनकी हुई थी मृत्यु, यानी डेथ। ये घटना घटित हुई थी। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं लॉर्ड्स लैंसडाउन के टाइम से, ठीक है। इसके बाद अगले वायसराय हमारे लॉर्ड लैंसडाउन के बाद जो आए थे, वो आए थे एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन सेकंड। और ये कब आए थे? 1894 से 1898, 1894 से 1898 में ये भारत के अंदर आए थे एल्गिन द्वितीय। इनके टाइम पे कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुई थी तो वो देखिए। तो इनके टाइम पे हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। कौन सा सेशन? 1896 में जो हुआ था। और कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर, ठीक है।
कलकत्ता के अंदर जो 1896 का अधिवेशन हुआ था इनका, वो हमें पढ़ना है, वो हमारा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसके अंदर क्या हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और किसने गाया इसको, वंदे मातरम को? रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया इस अधिवेशन के अंदर 1896। एग्जाम में पूछ सकता है कि वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया? कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। कब हुआ था? 1896 में। और इसकी रचना किसने करी थी? रचना करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इन्होंने क्या लिखा था, जहाँ से ये लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। तो वंदे मातरम एग्जाम में पूछे कि कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। आनंद मठ को किसने रचा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसीलिए कहा जाएगा वंदे मातरम को भी किसने रचा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में पूछ सकता है कि वंदे मातरम जो है वो किस देव या देवता को समर्पित है? तो आप बता सकते हो माँ दुर्गा को समर्पित है ये वंदे मातरम, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में पूछ सकता है कि इस समय जब ये अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयोनी अध्यक्ष थे इस कलकत्ता अधिवेशन के, जिसके अंदर वंदे मातरम गाया गया था। चलिए, ये हमारे अगले वायसराय थे जिनके शासनकाल के दौरान ये घटना घटित हुई। इसके बाद आज की कक्षा के अंदर जो लास्ट वायसराय हमारे होंगे, और आई थिंक नाम सब ने सुना होगा उनका, क्योंकि घटनाएं ही ऐसी घटित हुई थी जो कि सबके सामने प्रसिद्ध थे। वो हमारे लॉर्ड कर्जन कब से कब तक रहे? 1898 से 1905 तक। 1898 से 1905 तक रहे। पहली घटना तो 1902 में हुई इनके टाइम पे। वहाँ पे क्या हुआ, एक समिति बनी, अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति बनी। और ये जो समिति बनी थी कलकत्ता के अंदर बनी थी बेटा, ये ठीक है बेटा, कलकत्ता के अंदर बनी थी। अनुशीलन समिति जो है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी तैयार करना, ठीक है, क्रांतिकारी तैयार करना, भारतीय स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी तैयार करना। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम आज़ाद हुए थे उससे सिर्फ और सिर्फ 40 साल के आसपास का हम पीछे हैं, जल्द ही आज़ाद होने वाले हैं हम, ठीक है। तो यहीं से क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत जोरों शोरों से चल पड़ी थी। तो उद्देश्य था क्रांतिकारी तैयार करना। और ये जो अनुशीलन समिति थी ना, ये गुप्त समिति थी, हिडन थी ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबके सामने उजागर करके ऐसे थे कि ये भाई देख लो सारे के सारे हम क्रांतिकारी तैयार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। गुप्त समिति थी, 1902 में बनी थी आपके सामने, ठीक है। और फाउंडर कौन थे इसके? फाउंडर थे सतीश चंद्र बसु। सतीश चंद्र आप याद रख सकते हैं, सतीश चंद्र बसु इसके थे, ठीक है, या बासु भी कहा जाता है। इसके अलावा 3 सदस्य और थे इसके, ठीक है, जिनमें से 3 सदस्य और कौन कौन से थे? पी मित्र और बरिंदर कुमार घोष, और एक और थे अरबिंदो घोष। पी मित्र, बरिंदर कुमार घोष, अरबिंदो घोष, 3 सदस्य थे। और सतीश चंद्र बासु ने इसकी स्थापना की थी, फाउंडेशन इसका किया था, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको आई थिंक याद रहेगा। इसके बाद अगली घटना एक और,
1903 में 1903 में क्या हुआ था? सेकंड दिल्ली दरबार, सेकंड दिल्ली दरबार लगा था। दूसरा दिल्ली दरबार क्यों लगा था? क्योंकि एडवर्ड सेवन जो थे वो इंग्लैंड के किंग बने थे, इसीलिए दूसरा दिल्ली दरबार लगा था। महारानी विक्टोरिया की तरह से ये भारत में आए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दरबार लगा था इस खुशी में कि ये क्या बने थे? किंग बने थे इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगली घटना जो हम करेंगे यही लिख देता हूँ। 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही एक एक्ट आया था जिसको हम बोलें तो यूनिवर्सिटी एक्ट, विश्वविद्यालय एक्ट। यूनिवर्सिटी एक्ट जो आया था, इसके तहत क्या किया गया? देखिए, जो ये गुप्त संस्थाएं बनती थी या जो क्रांतिकारी तैयार होते थे, ये इनका मुख्य अड्डा कहाँ पे होता था? यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, स्कूल कॉलेज वगैरह ऐसी जगह पर ही होता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया अगर यूनिवर्सिटी पे हमारा हक हो जाएगा तो ब्रिटिश लोगों का अगर हक हो जाएगा तो क्रांतिकारी कैसे तैयार होंगे। इसलिए यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत क्या किया गया कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है उनका शिकंजा कस गया। तो यही था यूनिवर्सिटी एक्ट। चलिए, इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं एक बार। उन्नीस सौ चार में ही मित्र मेला एंड मित्र मंडली, ये दो गुप्त संस्थाओं की स्थापना हुई। मित्र मेला और मित्र मंडली, इन दोनों गुप्त संस्थाओं की स्थापना हुई, हिडन थी दोनों। और किसने किया? वीडी सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने क्या किया? दो और गुप्त संस्थाओं की स्थापना की। मकसद वही था, क्रांतिकारी तैयार करना, मित्र मेला और मित्र मंडली। और ये दोनों की दोनों संस्थाएं 1904 से 5 में, 1904 से 5 में दोनों की दोनों संस्थाएं एक हो गई। दोनों संस्थाएं मित्र मेला और मित्र मंडली, और दोनों संस्थाओं ने एक होकर एक संस्था बनाई, बोले तो अभिनव भारत। अभिनव भारत। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से आपसे घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद में दोनों संस्थाओं के एक होने के बाद क्या हुआ? अभिनव भारत जो बनी, वैसे अभिनव भारत जो है ये 1904 में ही बन गई थी। अभिनव भारत बनने के बाद क्या हुआ कि पीछे आपने अभी एक संस्था पढ़ी थी जिसको आपने क्या बोला था, जो कि आपकी बनाई थी क्रांतिकारी तैयार सतीश चंद्र बसु ने जो बनाई थी, अनुशीलन समिति, जिसका हमने नाम दिया था। ठीक है, अनुशीलन समिति। तो इसके बाद ये दो अनुशीलन समिति और अभिनव भारत, ये दोनों भी क्या हो गई? मिल गई थी। ठीक है, 1905 के आसपास ये दोनों संस्थाएं भी एक हो गई थी, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति जो थी वो। चलिए, इसके बाद उन्नीस सौ 5 में जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक संस्था बनाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने एक संस्था बनाई। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था समाज कल्याण। ठीक है, समाज कल्याण, समाज सेवा एक प्रकार से मान लो। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और ये बनाई कहाँ पे इन्होंने? बॉम्बे के अंदर, बम्बई के अंदर इन्होंने बनाई। कई बार अगर एग्जाम में बॉम्बे नहीं हो
तो आप पुणे भी लगा सकते हो, क्योंकि बहुत से ऑथेंटिक बुक्स के अंदर पुणे भी मिलता है और बॉम्बे भी मिलता है। तो प्रेफरेंस आप बॉम्बे को दीजिएगा, अदरवाइज आप पुणे भी लगा सकते हो। इसी प्रकार से 1905 में ही श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने भी एक संस्था बनाई, इंडिया हाउस। और कहाँ बनाया ये? लंदन के अंदर, सेम पर्पज से, समाज कल्याण के लिए, ठीक है, समाज सेवा के लिए। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाया इंडिया हाउस लंदन के अंदर। तो एग्जाम में पूछेगा इंडिया हाउस कहाँ है, तो बेटा लंदन में बना था, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए इसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय पे हुई लास्ट घटना 16 अक्टूबर 1905। इस दिन क्या हुआ? इस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था। और इस बंगाल विभाजन को क्या कहा जाता है? भंग कहा गया। बंगाल विभाजन का नाम क्या रखा गया? भंग रखा गया। 16 अक्टूबर 1905 को ये हुआ था। बंगाल विभाजन का करने का उद्देश्य क्या था? यानी बंगाल को विभाजित करने का उद्देश्य कि बंगाल जो है उसको हिंदू और मुस्लिम 2 राज्यों के अंदर विभाजित करना। जो पूर्वी भाग है उसको तो मुस्लिम वर्ग है, जहाँ पे आजकल मैक्सिमम भाग जो बांग्लादेश का है, और पश्चिमी भाग जो था वो किसका था? हिंदू। तो 2 राज्यों में बांटना, मुस्लिम और हिंदू के अंदर। तो यही था बंगाल विभाजन। और ये बंगाल विभाजन 1905 में शुरू हुआ था और ये चला था 1911 तक। तो बहुत बड़ी जनहानि हुई थी इसके अंदर। इसीलिए इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। किन्होंने चलाया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कौन सा आंदोलन चलाया था? बोले तो स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन चलाया किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। एग्जाम में पूछेगा किसके विरोध में चलाया था ये? बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया था, ठीक है। और अगर पूछे आपसे कब चलाया था, तो जब विभाजन हुआ तभी चलाया था, 1905 से 1906 के आसपास ये आपका चलाया गया। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट घटनाओं को पढ़ा। और इस लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा हमारी कक्षा का या हमारे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी कंटेंट का। और बाकी मैंने आपको जैसा कहा था कि बेटा आपके लाइक डिसलाइक या आपके जो भी कमेंट्स हैं वही हमें उत्साहित करते हैं कि इस लॉकडाउन की विकट परिस्थिति में आप लोगों के साथ बने रहें। तो इसीलिए एक्टिविटी करते रहें और पढ़ते रहो। कोई समस्या हो तो बताओ। थैंक यू।